नमस्ते एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त अवधूत। मैं आज आपको अग्निपथ योजना क्या है इसके बारे में पूरा संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, या फिर अग्निवीरों के बारे में आपको क्या फैसिलिटीज़ है और क्या ये सच्ची में अग्निपथ योजना इतनी बुरी है या फिर ये बहुत अच्छी है, इसके बारे में पूरी जानकारी पूरे संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है और इस जानकारी को पाने के लिए आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। उसके बाद सोचिए ये योजना कितनी गलत है और कितनी सच है। आप ये वीडियो को पूरा देखने के बाद वो पता चल जाएगा कि योजना सच में ये गलत है या सही है, इसके बारे में जान पाओगे और इसके बारे में आप ही राय देंगे कि ये योजना गलत है या सही। बट उसके लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो के नीचे दिए गए बेल बटन को दबा के उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलो तो फिर आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अग्निपथ योजना क्या है, अग्निवीरों की फैसिलिटीज़ क्या है, क्या ये सच्ची में गलत योजना है, क्या ये सरकार इस योजना को बर्खास्त कर पाएगी या फिर आगे कंटिन्यू करेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। इसके पहले हम कुछ रशिया यूक्रेन युद्ध से चल रही गतिविधियों का और अपने देश के प्रति चालू स्थिति में हमारे जम्मू कश्मीर, गढ़चिरौली यहाँ पे होने वाली गतिविधियाँ और हमारे देश में चलने वाली और रिलेटेड गतिविधियों को हम परखेंगे। किसी भी चीज़ को जानने से पहले या किसी भी चीज़ के बारे में सोचने से या राय देने से पहले इस चीज़ को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। हमने देखा है यूट्यूब के माध्यम से और बहुत चैनल पे हमारे रिटायर फौजी और रिटायर कर्नल उन्होंने भी इसके बारे में बोला है। कुछ लोग इसको अच्छी योजना बता रहे तो कुछ लोग इसको गलत बता रहे, बट सच्ची में ये गलत है या सच, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो को अंत तक देखना होगा। पहले हम देखेंगे कि हमारे 3 दल के प्रमुख उन्होंने बताया इस योजना के बारे में, ये तो हमने देख लिया। बस इसके अलावा भी कुछ बातें जो छूट गई है इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। मैं अवधूत, मैं स्टेट फोर्स से बिलोंग करता हूँ। मैं स्टेट फोर्स से बिलोंग करते हुए भी मैं पिछले 4 महीनों से रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में हर न्यूज़ देखता आया हूँ, जिसके तहत मैं कुछ आपको एडिशनल जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे 3 दल हैं और तीनों दलों के प्रमुख ने हमें पूरी जानकारी इसके बारे में दी है। बट ऐसा है कि इसके सिवा भी हमारे पास एक वे है जिसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो है सैटेलाइट सुरक्षा। अभी देखेंगे कि हमारे सैटेलाइट को अगर डिफ्यूज़ किया जाता है, ऐसे में हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन यंत्रणा जो टेलीफोन, टेलीविज़न, नेट, इंटरनेट और कम्युनिकेशन के ऑल इक्विपमेंट सब बर्बाद हो जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले सैटेलाइट सुरक्षा को प्रावधान और सैटेलाइट सुरक्षा को प्राइमरी देना जरूरी है। इसके तहत हमारी फोर्स, हमारे साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे और उसको पूरी तरह से परख के उसको उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम कर रहे हैं। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो हमारे देश में जो टेरर गतिविधियाँ चल रही है वो बहुत बढ़ चुकी है। पिछले 40 दिनों में लगभग 114 एनकाउंटर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में एक टेरर को भी पकड़ा गया था। ऐसे में अगर देखा जाए तो हमारे दुश्मन राष्ट्र हमारे देश के प्रति गलत प्रोपेगेंडा मुस्लिम कंट्रीज़ में फैला रहे। अभी हमने देखा जाए तो हमारा विदेशी नीति को परख के हर कंट्री के साथ इंडिया का रिश्ता बहुत मजबूत है और उस रिश्ते को मजबूत करते हुए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आगे बढ़ा रहे। पिछले कुछ दिनों से रशिया यूक्रेन युद्ध के तहत चलते हुए हमने देखा है कि युद्ध से टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। युद्ध होते हुए कितने कंट्रीज कितने बांटों में बटी हुई है, कितने वॉर फ्रंट खुल चुके हैं।
एक दूसरे के प्रति हावी हो चुके हैं। इनमें अणु बम की होड़ चल रही है। हर कंट्री का रक्षा बजट बढ़ा है। हर कंट्री खुद को सक्षम करने में एक भी मौका छोड़ नहीं रही। ऐसे में हमारे कंट्री को सक्षम करना, हमारे सुरक्षा यंत्रणा को सक्षम करना ही हमारा पहला प्राइमरी स्वरूप होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है हमारे जो रिटायर्ड फौजी है उनकी उम्र होती है 32 ईयर, और जो अदर कंट्री के फोर्सेस में देखा जाए तो वही रिटायरमेंट का एज होता है 26। ऐसे में अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे सेना दलों के प्रमुखों ने जो बतलाया है कि ये योजना के तहत कुछ 30 कंट्रीज़ है लगभग अपने वर्ल्ड में जो इस फार्मूले को अपना चुकी है। ऐसे में हमारे कंट्रीज़ को नए टेक्नोलॉजीज़ और नए आर्मरी पावर्स की ज़रूरत है, और ये सब चलाने के लिए यंग जनरेशन की ज़रूरत है। ऐसे में ये भी होता है कि पुराने जो फौजीज़ है वो उसको चला नहीं सकते या युद्ध कर नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब जो नया जज्बा, नया जुनून जो होता है वो नए बंदों में, यंग जनरेशन में बहुत होता है। इसके तहत उसको आगे बढ़ाना चाहती है। ये अग्निवीर, अग्निपथ योजना क्या है और इसके बारे में पूरा संक्षिप्त में समझेंगे। हमारे कैप्टन योगेंद्र यादव जी ने कहा है हमारे फोर्स के रिक्त पदों को भरते हुए अगर ये इस योजना को अप्लाई किया जाता है तो ये योजना बहुत अच्छी है, बट हम अच्छाई और बुराई को दोनों को परखेंगे। हर ईयर में 46,000 बच्चों को फोर्स में लाया जाएगा, जिसके तहत 25% लोगों को सेवा में कायम किया जाएगा और बचे 75% बच्चों को, हमारे जवानों को रिटायर किया जाएगा। इसके तहत हम देखा जाए तो पिछले पुरानी अपनी भर्ती प्रक्रिया को मद्देनज़र रखते हुए हमें देखेंगे तो उनमें से लगभग ईयर में 6 या 7 हज़ार लोगों को भर्ती किया जाता है। ऐसे में हम अगर सोचेंगे तो इसके तहत अभी भी वही प्रावधान ये योजना के तहत, इस योजना के तहत जो 46,000 लोगों को भर्ती किया जा रहा है, इनमें से 25% लोगों को कायम किया जा रहा है। मतलब कि जो पुराने जितने भर्ती हो रहे थे लगभग उतने ही अभी भी कायम सेवा में हो रहे। बची बात 75% लोगों की। 75% लोगों में उम्र 17.5 से लेकर 23 उम्र तक पहले ईयर में, और आगे जाके वो 21 ईयर तक जो बचेंगे उनको एक मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है। इसके तहत देखेंगे तो अगर वो 4 साल सेवा दे के बाहर निकलते तो उनको पहले ईयर को 30,000, दूसरे ईयर को 33,000, तीसरे ईयर को 36,500, चौथे ईयर को 40,000 ये उनको पेमेंट मिल रहा है। 11 लाख रुपए उनके अकाउंट पे आने वाले हैं, जिसके तहत अगर वो डिसिप्लिन अपने यहाँ पे कोई भी बड़ा बिजनेस भी शुरू कर लेते तो वो अपने को खुद को सक्षम कर पाएंगे। बट कहने का मतलब इसके नेगेटिव पॉजिटिव बाजू को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो इस फौजियों को पेंशन की प्रावधान उसमें किया नहीं है। अगर पेंशन का प्रावधान किया रहता तो ये योजना और भी बेटर बन जाती। बट इसके सिवा भी हम अगर देखा जाए तो हमारे दुश्मन राष्ट्र हमारे प्रति प्रोपोगंडा चला रहे। इंडिया के जो प्रोडक्ट है अदर कंट्रीज़ में, मुस्लिम कंट्रीज़ में बॉयकॉट करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे। ऐसे में अगर अपन इस वर्ल्ड में हिंदू राष्ट्र होते हुए भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के प्रति देखा जाए तो हमारे रिश्ते और विदेशी नीति बहुत ही स्ट्रांग होनी जरूरी है। तो पाकिस्तान कंट्रीज़ ने चलाया हुआ प्रोपोगंडा वो फेल बन चुका है। ऐसे में भारत की विदेशी नीति बहुत मजबूत बन रही है। चाइना हमारे बॉर्डर के बाजू में नए नए प्रावधान शुरू कर चुका है। हमारे बॉर्डर के नज़दीक बस्तियां बिठा रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट को तैनात कर चुका है, सैनिकों का सैन्य अड्डा बना चुका है। ऐसे में अगर हम सक्षम नहीं बनेंगे तो हमारे देश के लिए इससे बहुत बुरा हाल हो सकता है कि हमारे यहाँ पे टेरर गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
ऐसे में अगर देश को सक्षम नहीं बना चुके तो हमारे देश के लिए बहुत बुरा असर हो सकता है। ऐसे में हमको ज़रूरत है यंग जनरेशन की नई टेक्नोलॉजी करने के लिए। अगर हमने रशिया और यूक्रेन युद्ध को बखूबी से देखा होगा तो उसमें देखा है हमने कि टैंक को टैंक के साथ लड़ाया नहीं जा रहा है, टैंक को एक ड्रोन के साथ लड़ाया जा रहा है, ड्रोन को बंद कर रहा है। ऐसे में नई टेक्नोलॉजी को अपनाना और उसमें सुरक्षा बजट के साथ उसको अपने रक्षा बजट में प्रावधान करना ही जरूरी है। हमने देखा है रशिया यूक्रेन युद्ध में कितने वार फ्रंट खुल चुके हैं। इसमें हमास और इजराइल, ईरान और अमेरिका, रशिया यूक्रेन, रशिया अमेरिका, रशिया नाटो, चीन ताइवान, जापान से चीन, चीन ऑस्ट्रेलिया, चीन भारत। ऐसे में अगर युद्ध हो जाता है तो हमारे लिए हमारा देश की रक्षा बजट को बढ़ाते हुए नए इक्विपमेंट को प्रावधान रखते हुए अपने सैन्य बल को भी मजबूत रखना जरूरी है। अगर वो 4 साल सेवा देने वाले हमारे सोल्जर, हमारे अग्निवीर अगर रिटायर भी हो जाते और युद्ध का समय आ जाता है तो उनको रिकॉल करके वापस फोर्स में भी लिया जा सकता है। वो इसके लिए हमारे रिजर्व फोर्स तैनात हो जाएगी और ये उसका प्रावधान भी हो सकता है। हमारे लिए ये योजना बहुत ज़रूरी है। तो वो 25% के बारे में, भर्ती होने वाले 25% के बारे में सोचते ही नहीं। हम निगेटिविटी को ज़्यादा प्रावधान रखते हैं। हमारे फोर्स में पॉजिटिविटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हर एक काम पॉजिटिवली होना चाहिए। इसके तहत अगर देखा जाए तो हम लोग भर्ती के तहत वो 75% में हमको खुद को देखना चाहते हैं। अगर हम में वो जुनून और जज्बा और वो डिसिप्लिन अगर हम में है तो हम वो 25% में खुद को देखना चाहेंगे, ना कि वो 75 में। 75 नेगेटिविटी को अपनाते हुए हम लोग वो 25% का भूल ही जाते हैं। ऐसे में हमको वो 25% में कैसे आना चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि 75% में। पिछला जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है इनमें से जो भर्ती हो रहे उतना ही इस भर्ती से भी हो रहे, बट जो सुशिक्षित बेकार कहने से अच्छा है उनको अगर 4 साल की सेवा देने के बाद वो रिटायर भी हो जाते तो उनके पास 11 लाख रुपए उनके पास होंगे। इसके तहत देखा जाए तो कोई भी बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते या फिर वो डिसिप्लिन अपनाते हुए कुछ भी कर सकते। या तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में CAPF के अंतर्गत उनको 10% रिजर्वेशन भी दिया जा चुका है। ऐसे में अगर वो एक्स सर्विसमैन कहलाते हुए उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में भी प्रावधान किए जा रहे हैं। ऐसे में इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। अदर 30 कंट्रीज़ में ये फॉर्मूला अपनाते हुए आज सिंगापुर, इजराइल कंट्रीज़ पूरी सक्षम है। अगर उस देश पे कोई भी आंच आती है, युद्ध छेड़ा जाता है तो हर एक बंदा, हर एक नागरिक युद्ध के लिए उनमें लड़ने के लिए काबिल है। वो इसके तहत हमारे देश के प्रति हमारे नौजवानों को तैयार करके इस प्रावधान को लगाते हुए सबको रेडी रखना जरूरी है। आज की ज़रूरत है, कल की रिक्वायरमेंट है। इसके तहत अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जुनून और जज्बा हर एक बंदे में होना चाहिए। इस डिसीजन को अपनाना जरूरी है। अगर हमारे ऐसे घोषणा हो चुकी है देश में टेरर गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में सोचो क्या ये डिसीजन गलत लगता है, लिया हुआ है इसका प्रावधान गलत है? तो आप खुद सोचो। कौन सा भी देश हर एक पत्थरबाजों को अपने फोर्स में रखना कभी भी नहीं चाहेगा। सोचो अगर इस योजना में कोई गलत है तो आप उसका प्रोटेस्ट कर सकते, बैठ के अनशन कर सकते, बट पत्थर उठा के किसी भी रेलगाड़ी को जलाना ये या फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करना नहीं चाहेगा। हमारा नौजवान ऐसा नहीं है। हमारे नौजवानों की ताकत ये नहीं है जैसे कि अपने देश के प्रति ही गतिविधियों को बढ़ावा दे। हमारा जवान अपने देश की ताकत है, कल का फ्यूचर है। जो गलत है वो हिस्से को मद्देनज़र रखते हुए उसको प्रधानमंत्री के लिए लेटर के जरिए बताना जरूरी है, या फिर अपने सेना प्रमुखों के लिए इसमें बताना जरूरी है, ना कि उसमें पत्थरबाजी रास्ते पे अपने देश की प्रॉपर्टी को बर्बाद करना। ये जरूरी नहीं है। हमने देखा है रशिया यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की हालत कैसी बनती जा रही है।
रशिया यूक्रेन युद्ध को मद्देनज़र रखते हुए आज हम तैयार नहीं रहेंगे तो कल हमारा बहुत बुरा हो सकता है। हम सभी देश के नागरिक धर्मनिरपेक्ष कंट्रीज़ में रहते, ऐसे में हम लोग इकट्ठा होते हुए हर जाति धर्म का भेदभाव ना करते हुए हम लोग इकट्ठा रहकर अपने देश के दुश्मनों को करारा जवाब दे सकते। ऐसे में हमको एकता को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश के बारे में बुरा सोचने वाले दुश्मनों को बात करके छोड़ेंगे। अभी तैयार होना जरूरी है। उस 75% वाले बच्चों के बारे में सोचेंगे। अभी मौका नहीं मिला, ये मौके को उन्होंने परखा नहीं, तो अगर सुशी तो बेकार कहते हुए हमें 2 लाख का लोन भी कोई देने के लिए खड़ा नहीं कर सकता। ऐसे में अगर ये मौके को परख कर देश की फौज को बढ़ावा देने के लिए अगर हम तैयार रहेंगे तो आने वाले कल में अगर देश के साथ कोई युद्ध भी छड़ा जाता है तो इसके लिए हमारे पास रिजर्व फोर्स रहेंगी और इस रिजर्व फोर्स के तहत रिकॉल करके युद्ध के टाइम पे सभी को लिया जा सकता है। ऐसे में अगर एक्समैन कहलाते हुए हम लोग 75% जो बच्चे लोग हैं वो रिटायर होकर आते हुए स्टेट फोर्स में, स्टेट पुलिस या CAPF के अंतर्गत पैरामिलिट्री फोर्सेस में जॉब करते हुए अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देते रहेंगे तो देश की ताकत ही बढ़ेगी, देश का जुनून और देश का जज्बा और राष्ट्र प्रेम ही बढ़ेगा। ये योजना के बारे में आप ही सोचो, क्या ये योजना गलत है? अगर मेरी राय देना चाहूँगा तो मैं इस योजना को एक अपॉर्चुनिटी मानूंगा। इसके बारे में गलत सोचना, गलत बोलना राष्ट्रभक्ति को ठेस पहुंचाने के बराबर होगा। हमारी फोर्स अगर एडवांस हो जाए, यंग हो जाए, उससे देश के लिए फ़ायदा होगा। अगर आपको बताया जाता है कि आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा और इसके तहत देश के लिए जान न्यौछावर कर दो, ऐसे बोला जाए तो कितने लोग आगे आएंगे? बहुत कम होंगे जो ऐसे में आगे आएंगे। इन नौजवानों की भर्ती प्रक्रिया पे काम जो कर रहे हैं उन सभी एकेडमियों ने बच्चों में जागृति करना जरूरी है। इस देश के तीनों दल के प्रमुख हमारे देश के प्रति सैक्रिफाई करने वाले अजित डोभाल सर सभी साथ में होकर इसके बारे में अगर प्रावधान करते तो इसके पीछे पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में पूरा रिसर्च चल रहा था, जिसके तहत रिसर्च करने के बाद इसकी पॉजिटिव नेगेटिव एक्टिविटी को मद्देनज़र रखते हुए इस योजना को पूरा समझ के परख के ही कल की रिक्वायरमेंट देखकर ये अपनाया गया है। ऐसे में देश के रक्षा के प्रति कोई भी निर्णय ऐसे जल्दबाजी में लिया नहीं जाता है। अभी तक हमने देश के प्रति लिए हुए हर एक निर्णय का स्वागत किया है। ऐसे ही हम इस योजना का स्वागत करते हुए उनको लिए हुए डिसीजन में बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। हमारे अग्निवीरों के बारे में जानते समय हमें ये मद्देनज़र रखना होगा कि पहले ईयर में 17.5 से लेकर 21 उम्र तक के सभी जवानों को भर्ती किया जाएगा। उसके बाद अगले 2 साल उनको 17.5 से लेकर 21 उम्र तक ही भर्ती किया जाएगा। इसका मतलब ऐसा है कि पिछले कोविड के टाइम पे जो 2-3 साल बच्चों के भर्ती के बिना निकल गए, इसके लिए पहले साल में 21 से हटा के 23 साल तक उसमें प्रावधान किया गया है। इसके बाद में हर एक बंदे को हर ईयर में, पहले ईयर में उनको 30,000, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में उनको 36,500 और चौथे ईयर में 40,000 ये पेमेंट दिया जाएगा। इसके तहत भी और भी अलाउंसेस है, जैसे अगर मध्य प्रदेश में होता है जो कोई प्रावधान नहीं होता है, अगर बॉर्डर पे होता है, पहाड़ी इलाकों में होता है तो उसका जो अलाउंसेस है वो अलग है। उसके बाद अगर वही बंदा अगर सियाचिन में रहता है तो उसके लिए वो जो प्रावधान किया रहता है वो सभी प्रावधानों के तहत उनको वो अलाउंसेस मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है या ड्यूटी करते समय किसी भी तरह का सामना करते हुए अगर उसको भी लगती है या कुछ डैमेज होता है तो उसको
उसका 30 लाख। और अगर वो सेवा देते समय अगर वो शहीद हो जाता है, जो भी प्रावधान किया रहता है वो सब अमाउंट उसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र होगी। इसके बंदे को या कैंटीन फैसिलिटीज़ से लेकर जो भी कुछ प्रावधान किया रहता है वो सभी मिलने वाला है। खाने का इंतज़ाम से लेकर सभी जो प्रावधान हर एक फौजी के लिए जैसे जिस फोर्स के हिसाब से जो दिया रहता है वो सभी इन बंदों को, इन अग्निवीरों को वो फैसिलिटी मिलने वाली है। ऐसे में देखा जाए, अगर किसी बंदे को कहा जाता है कि तुम्हें कोई मुआवजा ना देते हुए भी अगर देश के लिए लड़ना चाहोगे तो लड़ने की हिम्मत रखो। ऐसे में अगर इतना प्रावधान होता है तो ऐसे में हर एक बंदे ने इस योजना को स्वागत करना चाहिए। ऐसे में एक आवाज़ उठ रही है, हमारे नेतागण की पेंशन की जो बात चल रही है, वो नेताओं का वो सब्जेक्ट हमारा नहीं है। बट हम एक फौजी की तरह सोचेंगे तो पेंशन ना होते हुए भी अगर देश जो छोटा है लगभग, फिर भी अगर हमें उधर सेवा करने का मौका मिलता है तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए और इस योजना का स्वागत करना चाहिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि इसके तहत अगर हम इसके सिवा अगर हम उस 75% में हमारी गिनती करना चाहते हैं तो हमारे में उस जज्बे की, उस जुनून की और वो होश की कमी है। और वो होश बढ़ाते हुए हमें उन 75% में ना देखते हुए हम उन 25% में देखना ज़रूरी है। उन 25% में हम अपनी कामयाबी की तरह, अपने डिसिप्लिन के तहत और हमारे जुनून के तहत हम जाना पसंद करेंगे, ना कि उस 75% में। वो 75% वो निगेटिव बच्चे जो होते, जो कम शॉर्ट टेम्पर जो होते, वो सोचते। मेरे पास एक पोएम है, वो पोएम में हारने वाले और जीतने वाले दोनों की राय बताए। उनमें से हारने वाला वो निगेटिविटी के बारे में ही सोचता रहता है और जीतने वाला हर एक मंजिल को, हर चट्टान को तोड़ते हुए हर मंजिल को पाने के लिए सोचता रहता है। फौजी ही नहीं, जिसमें जुनून नहीं और जिसको कोई संकट ही नहीं, फौजी कहलाने के लायक ही नहीं। हर एक संकट का सामना करते हुए जो बढ़ने वाला होता है वही फौजी कहलाता है। और हम खुद को परखेंगे हम किस चीज़ में आते। हर वो 25% जो संकट का सामना करते हुए आगे बढ़ता है या फिर परिस्थितियों की तकरार करते हुए उन 75% में जीना चाहेंगे। आप खुद सोचो, अगर आपको लगता है वो जज्बा, जुनून और राष्ट्र प्रेम आप में है, आप उस 25% में जाने के लिए आपको एक मिलने वाला ये मौका है, आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। और हर फोर्स के लिए कामयाबी की सीढ़ी होती है, वो हर एक चीज़ में पॉसिबल होना ही कामयाबी की सीढ़ी होती है। और उसके लिए जो जरूरी है वो जुनून, जज्बा आप में होना जरूरी है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इन पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हर एक डिसिप्लिन वाले मौके आपको मिलते रहेंगे, आगे बढ़ने के प्रावधान भी है। आप में वो सोच होनी चाहिए, एक सोल्जर की जैसी सोच होनी चाहिए। इसलिए कुछ सालों से जो कुछ होना जरूरी था, फोर्स में जो तब्दीली लानी जरूरी थी, इसको मद्देनज़र रखते हुए और आगे वाले जो आने वाली परिस्थिति है उसका सामना करने के लिए जो फोर्स तैयार होनी चाहिए, इस योजना को प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में अगर हम पत्थरबाजी कर देश की प्रॉपर्टी को बर्बाद करेंगे, अगर ऐसे ही हर एक नौजवान पत्थरबाजी करता रहेगा, हर एक कंट्री में अपने देश के बारे में गलत मैसेज जाएगा। चलो तो सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। आगे हम इस भर्ती के बारे में आगे भी बहुत कुछ देखते रहेंगे और इस योजना का स्वागत करते हुए इस भर्ती का इंतज़ार करते रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।